नमस्कार। विमुद्रीकरण के फैसले को 40 दिनों का वक्त बीत चुका है। पूरे देश भर में इस एक मुद्दे, इस एक फैसले पर जितनी चर्चा हुई शायद किसी दूसरे मुद्दे पर नहीं हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि काले धन पर इस कदम का क्या असर होगा। अब सरकार ने काले धन का खुलासा करने पर पेनल्टी और टैक्स लगाने का एक नया कानून भी पारित कर दिया है। गरीब कल्याण योजना की शुरुआत हुई है। क्या है ये योजना और क्या है इसके मायने हमारे लिए, आपके लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए? चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं धीरेन्द्र कुमार जी, जो कि CEO हैं वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन के। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। चूंकि ये प्रोग्राम इंटरैक्टिव है, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। बहुत ही आसान है। 011-2309-7648 और 2309-7655 ये दो डेडिकेटेड फोन लाइन्स हमने आपके लिए खोल रखी हैं। अगले आधे घंटे या 20-25 मिनट जो हमारे पास इस कार्यक्रम में है, आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन या किसी सवाल के लिए आप इस कार्यक्रम में सवाल कर सकते हैं। और कालाधन रखने वालों को सरकार ने एक और मौका दिया है। सरकार ने शुक्रवार से गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की। 31 मार्च 2017 तक ये चलेगी। इसके तहत हुए खुलासे पर 50% का टैक्स और जुर्माना लगेगा। 25% रकम 4 साल के लिए बैंक में जमा रहेगी और इस योजना के तहत जुर्माने से जो भी राशि आएगी उसका इस्तेमाल गरीब कल्याण योजना के लिए किया जाएगा। विमुद्रीकरण के बाद अघोषित आय को घोषित करने का सरकार ने जो मौका दिया था, उसके तहत इनकम घोषित करने के नियम सरकार ने तय कर दिए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आप अपनी अघोषित आय को घोषित कर सकते हैं। इस योजना के तहत जुर्माने से जो राशि आएगी उसका इस्तेमाल गरीब कल्याण योजना के लिए किया जाएगा। ये योजना 17 दिसंबर से शुरू होगी और इसके तहत काले धन का खुलासा करने वालों के नाम गुप्त रखे जाएंगे। इसके तहत कोई भी व्यक्ति 31 मार्च तक बैंकों में डिपॉजिट या फिर अपनी अघोषित आय का ऐलान कर सकते हैं। इसके तहत आपको 50% तक पेनल्टी देनी होगी। उसमें जमा 25% रकम बिना किसी ब्याज के 4 साल तक के लिए लॉक इन रहेगी। आपको बता दें, आप किसी भी बैंक या फिर आयकर विभाग में जाकर चालान भरकर अपनी अघोषित आय पर पेनल्टी भर सकेंगे। इस योजना में कोई भी व्यक्ति या तो कंपनी, कोई भी एसएससी जो है, वो अपनी अघोषित आय का करीब 50%, 49.9% टू बी प्रिसाइज, 50% टैक्स, सरचार्ज एंड पेनल्टी भर के और उसके बाद 25% अमाउंट डिपॉजिट के रूप में, 4 साल की डिपॉजिट जिसमें बिना इंटरेस्ट, बिना कोई सूद के डिपॉजिट रखनी है सरकार के पास 4 साल के लिए, तो वो डिपॉजिट करने के बाद एक डिक्लेरेशन दे सकते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर के पास और वो अपनी अघोषित आय को डिक्लेयर कर सकते हैं। काले धन के खिलाफ सरकार काफी सख्त है। वहीं अगर आपके पास किसी के खिलाफ काले धन को लेकर कोई जानकारी है तो आप blackmoney@incometax.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं। आपको बता दें कि अभी तक उन अकाउंट्स पर भी सरकार की नजर है जिनमें 8 नवंबर के बाद से 2.5 लाख रुपए से कम जमा किए गए हैं। अगर जमा कराए गए पैसों का सही ब्यौरा नहीं दिया गया तो पैसा जमा करने वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अरुण शर्मा, DD न्यूज। तो ये आखिरी रास्ता धीरेन्द्र जी। बहुत सारे लोग इस कदम को, जो काले धन से, सिर्फ हम इस चर्चा को काले धन पर सीमित रखेंगे इस डिमोनेटाइजेशन के बाद कि जो दुनिया बदली है, बहुत सारे लोग हिसाब किताब लगा रहे हैं कि 15-16 लाख करोड़ रुपए थे, 12-13 लाख 14 लाख करोड़ रुपए वापस आ जाएंगे, तो काला धन नहीं था, क्या ये माना जाए? या फिर काले धन की अर्थव्यवस्था पर इसका असर क्या पड़ेगा इस पूरे फैसले का? नहीं, मुझे लगता है इस पे अंदाज़ लगाना कि कितना पैसा था और कितना पैसा आ जाएगा, इससे अनुमान लगाना कि काला धन नहीं था, ये मुझे नहीं लगता है ये उचित मापदंड है। उचित मापदंड ये होगा कि क्योंकि सरकार का ये योजना है कि 50% पैसा आपको आपका टैक्स लग जाएगा पेनल्टी के साथ, और बाकी पैसा 25% आपको एक बॉन्ड खरीदना पड़ेगा जो कि 4 साल तक कोई ब्याज नहीं देगा, तो सब लोग पैसा बैंक में जमा करेंगे। मुझे लगता है कि लोगों को इसका एक बहुत बड़ा लोगों के दिमाग पे असर पड़ेगा। अभी तक जिस तरह से काला धन इकट्ठा होता था, आम तौर पे 2 तरीके से पैसा इकट्ठा होता है। किसी तरह का एक्सटॉर्शन होता है, चाहे वो कोई क्रिमिनल करे या कोई सरकारी अफसर अपने
पद का दुरुपयोग करके करे, उसके बारे में मुझे पता नहीं कि अगला कदम क्या किया जाएगा, क्योंकि उसको रोकने के लिए कोई आपको कदम उठाना पड़ेगा। कारोबारियों के लिए मुझे लगता है एक बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा, उनके हार्ट्स और माइंड्स बदलेंगे कि अगर आप 100 रुपये कमाते हैं और उसको आप कंसील करते हैं, अगर अपने आमदनी को आप अपने मुनाफे को आप छुपाते हैं, तो उस 30% टैक्स नहीं देने की वजह से ये झंझट क्या वाजिब है या ये करना भी चाहिए। क्योंकि जो पैसे का जो डिप्लॉयमेंट है, जिस तरह से एसेट बाज़ार में बड़ा बदलाव आया, जिस तरह से आप मकान खरीदेंगे वहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शंस होगा, वहाँ पे भी अकाउंटेबिलिटी होगा, जिस तरह से लोगों का नींद उड़ा होगा अगर आपके पास भारी मात्रा में कैश था और वो कई सालों में इकट्ठा किया हुआ होगा, तो उसको एसेट में कन्वर्ट कर पाना जब मुश्किल होगा, तो मुझे लगता है इसके वजह से बहुत बड़ा बदलाव आएगा, लोग इसमें इच्छुक नहीं होंगे। ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा अंतर है। जिस तरह से लेजिटिमाइज हो गया था इलेजिटिमेट एक्टिविटी और वो मेन स्ट्रीम हो गया था, उसमें बड़ा बदलाव आने वाले समय में, और उसका असर मुझे लगता है कि अभी तो लोग तकलीफ में हैं, अभी बहुत सारे लोग अनइंटेंडेड विक्टिम्स हैं इस पूरे एक्सरसाइज के। इस वजह से हमें बहुत खबरें दिख रही हैं, लोगों का तकलीफ दिख रहा है, लोग बैंकों में लाइन लगाए हुए हैं, और जिन लोगों का जिससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इसके वजह से जो हड़कंप मचा है, जो मचेगा, जिन बहुत सारे कारोबार इस देश का में उसका स्वरूप ही बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो कैश में बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन होता है। उसके बाद जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद तो मुझे लगता है कि जो पहले आईडीएस आया जिसमें आपका 45% पैसा लगने वाला था, अब आपका 2/3 पैसा चला जाएगा। एक तरह से अगर आप 50% और 4 साल के ब्याज को अगर आप देखें तो ये एक अपॉर्चुनिटी लॉस है। तो लोग सोचेंगे कि भाई ये काला धन जनरेट करने 30% सस्ता सौदा है और आपको आराम से नींद आती है, और इसके वजह से कई ढेर सारे फायदे हैं जो मुझे आने वाले समय में दिखने वाला है। हम बात थोड़ी देर में कर देंगे। हमारे साथ मंडी से एक दर्शक जुड़ गए इस कार्यक्रम में। नमस्कार भूपेन जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, आपकी धन्यवाद सर जी, बताएं, सवाल कीजिए प्लीज। चलिए उपेंद्र जी का सवाल। उपेंद्र जी, क्या आप सवाल कर सकते हैं? कोशिश करेंगे फिर से। गारंटी होती है, लेकिन अब बैंक रहेगा गारंटी क्या गारंटी रहेगी? उपेंद्र जी, चलिए, जो मुझे समझ में आया कि वो गरीब कल्याण योजना के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं, उसका रैशनल भी समझना चाहते हैं। आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक हुई, लेकिन ऊपर से हमें बताया जा रहा है जी। मोटे तौर पे आप समझे कि 50% पैसा आपका पेनल्टी के तौर पे जाएगा, और 4 साल तक जो आप इंटरेस्ट फ्री आप एक बॉन्ड खरीदेंगे। इस पूरे योजना को आपको दूसरे तरीके से देखना चाहिए। इसका कोई लॉजिक, अगर आप जो खासकर जिसको अपना कैश पैसा या टैक्स नहीं पे किया हुआ पैसा जो जमा करना पड़ेगा या जो इसके अधीन आएगा, उसको ये नहीं देखना चाहिए कि इसका रैशनल क्या है। रैशनल ये है कि आपकी आमदनी थी जो कि आपने डिक्लेयर नहीं किया था, अभी आप डिक्लेयर करेंगे तो ये आपके लिए जुर्माना है। आप 4 साल तक बिना किसी ब्याज के आप अपना पैसा जब आप एक बॉन्ड खरीदेंगे, और जिससे कि गरीबों का कल्याण होगा। और वो केवल 4 साल का जो ब्याज वाला पैसा केवल उस पर, बाकी तो 50% पैसा आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स और पेनल्टी जा रहा है। हाँ। अब रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये आपके लिए हर्जाना है। ठीक है, एक दर्शक हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। नमस्कार रविंद्र जी, क्या आप रविंद्र जी हैं? हाँ जी, नमस्कार। मैं रविंद्र, एक्चुअली मैं ये पूछना चाहता था कि हमारे पास ये जो करेंसी, पेपर करेंसी है, इसमें पेपर करेंसी में हमारे को एक प्रॉमिस दिया जाता है आरबीआई गवर्नर की तरफ से, और सेंट्रल गवर्नमेंट से इसका गारंटी होता है कि हमारा इसका पेमेंट मिलेगा जी। और लेकिन अगर यही पैसा हमारे पास नहीं रहेगा और ये बैंक में चला जाए, तो बैंक की क्या गारंटी है? अगर दूसरे इंडस्ट्रीज को वो लोन दे करके बाद में उसको वेव ऑफ नहीं कर देगा और कहेगा ये बैंक डूब गया, तो या चाहे तो उसमें हमारे पैसे की क्या गारंटी है? मैं इस चीज के ऊपर आपकी राय और आपका सजेशन और आगे इसके विषय में कुछ जानना चाहता हूँ। जी, शुक्रिया। जी हाँ, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है, और बैंकों में आपके डिपॉजिट की गारंटी बहुत लिमिटेड है। क्योंकि हालांकि भारत में बैंक के कोलैप्स करने का
और उसमें आपके पैसे डूबने का जो बैकग्राउंड है वो या जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत लिमिटेड है। कोऑपरेटिव बैंक्स में ऐसा कुछ होता रहा है, लेकिन जो फुल स्केल बैंक्स हैं उसमें आमतौर पे डिपॉजिटर्स का पैसा नहीं डूबा है। लेकिन डिपॉजिट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है जो कि आपके केवल 1 लाख रुपए के डिपॉजिट को ही गारंटी करता है। तो ये आपका सवाल बिल्कुल उचित है और इसके लिए आने वाले समय में अभी तो हम देखते हैं कि भारत में जो आम लोगों का जो डिपॉजिट है उसका उसकी एक भारी मात्रा सरकारी बैंकों में होती है। और जब हमने देखा है कि जब कभी भी बाज़ार में भगदड़ मचता है तो लोग अपना प्राइवेट बैंक से पैसा निकाल के सीधे स्टेट बैंक की तरफ भागते हैं। और उसका कारण भी है कि अगर स्टेट बैंक में कभी कुछ हुआ तो वो सरकारी बैंक माना जाता है, भारत सरकार का उसमें मेजॉरिटी होल्डिंग है, लेकिन गारंटी नहीं है। आप इस डिपॉजिट गारंटी के तहत ही हैं और उसमें भी बहुत सारे बैंक्स उस डिपॉजिट गारंटी के इंश्योरेंस प्रीमियम को पे नहीं करते हैं। लेकिन वो जो डिपॉजिट है अगर उसमें भी थोड़ा सा क्लैरिफाई करें, जो सेविंग बैंक में डिपॉजिट है उसकी वो 1 लाख रुपए, क्योंकि हो सकता है जो लोग एफडी में चला जाता है वो पैसा या फिर किसी और पीपीएफ या किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट में जाता है, तो वो तो एक तरह से सुरक्षित रहता है क्योंकि आप किसी बॉन्ड में या सरकारी बॉन्ड में पैसा डाल रहे हैं। देखिए, सुरक्षा इस डिज़ाइन से आता है, सुरक्षा आरबीआई के रेगुलेशन से आता है। आरबीआई ये कहती है कि किसी बैंक का कितना पैसा हमेशा आरबीआई के पास रहेगा। बैंक को 2-3 तरीके के रिस्क से जूझना पड़ता है जिसका बंदोबस्त आरबीआई ने किया है। एक तो सॉल्वेंसी रिस्क है कि आपके पास इतना पैसा हमेशा होना चाहिए अगर बहुत सारे डिपॉजिटर्स आपका पैसा लेने आ जाए, जिसके लिए नियम बना हुआ है कि कैश रिजर्व रेशियो होना चाहिए। अभी आरबीआई ने हाल में अभी नियम बनाया था कि ये जो डिमोनेटाइजेशन के बाद जो पैसा आ रहा है वो सारा पैसा आपको कैश रिजर्व रेशियो के तहत वो आप अपना उसको डिपॉजिट मान नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका जो डिपॉजिटर है वो कभी भी पैसा लेने के लिए आ जाएगा। दूसरा, आपको क्रेडिट रिस्क इंश्योर करना होता है कि बैंक में, क्योंकि बैंक बहुत ही बड़ा लिवरेज्ड एंटिटी है। आप 5 रुपये अपना कैपिटल लगाते हैं और आप 1 रुपये अपना कैपिटल लगाते हैं और 20 रुपये तक आप बोरो कर पाते हैं। तो अगर मामूली सा नुकसान हो तो आपकी बैंकों की पूंजी गायब हो सकती है। इसके लिए रिजर्व बैंक कैपिटल एडिक्वेसी स्पेसिफाई करती है कि बैंकों में अपनी पूंजी भी होनी चाहिए, अपना मुनाफा जनरेट किया अपने शेयर होल्डर का पैसा होना चाहिए या मुनाफा एक्यूमुलेट होना चाहिए, जिस वजह से आप सुनते होंगे कि 8%, 12% टीयर 2 कैपिटल, इतना कैपिटल बैंकों के पास होना चाहिए। तो लेकिन इसके बावजूद भी बैंक्स वल्नरेबल हैं। उसके बाद आरबीआई चाहती है कि बहुत सारा जो आपका CRR, SLR, उसके बाद बहुत आपके स्टैंडर्ड एसेट्स कितने हैं। अगर बैंकों में अगर कभी ऐसा हो कि आपने ढेर सारा जो लोन दिया था वो उसका नुकसान हो जाए और बहुत सारे डिपॉजिटर अपना पैसा लेने आ पाए तो बैंकों की स्थिति खराब हो जाएगी। लेकिन इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए आरबीआई की बहुत बारीक निगरानी रहती है और इस डिज़ाइन से बैंक अपनी सुरक्षा डिराइव करते हैं। आंध्र प्रदेश चलते हैं, अब्दुल हमारे साथ हैं। नमस्कार अब्दुल, कैसे हैं आप? सवाल कीजिए प्लीज़। अब्दुल जी, क्या आप हमारे साथ हैं? मुझे लगता है कि अब्दुल जी इंतजार कर रहे थे, शायद उनका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। कोशिश करेंगे फिर से अगर अब्दुल साहब आप आएँ। सर, ये जो अगर हम काले धन के खिलाफ सरकार के कदम देखें, सबसे पहले कैबिनेट ने फैसला लिया कि आप SIT बनाएंगे, SIT ने कुछ सिफारिशें दी, फिर आप एक विदेशी ज़मीन पे जो आपने काला धन रखा उसके लिए आप कानून लेकर के आए, फिर आप घर में जो काला धन रखा उसके लिए IDS लेके आए, फिर आपने डिमोनेटाइज कर दिया 500, 1000 के नोट, और फिर से आपने एक नई विंडो दी है गरीब कल्याण योजना के नाम पर। ये जो पूरा प्रोसेस है, क्या ये डायरेक्शन सही है या फिर इसे और इसका कोई और विकल्प हो सकता है? मैं इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त आदमी नहीं हूँ जो कि कमेंट कर सकूँ कि ये प्रोसेस सही है नहीं, लेकिन ये एक बड़ा गेम प्लान तो लग रहा है। ये सरकार का कोई एड हॉक डिसीजन तो नहीं लग रहा है। ये एक के बाद एक कदम उठाया जा रहा है और मुझे लगता है कि ढेर सारे कदम जो कि ऑब्वियस हमें लगते हैं कि जिस तरह से लोग मकान खरीदते थे उसमें किस तरह से बदलाव आएगा, जिस तरह से काला धन जनरेट होता है, क्योंकि अभी जो काला धन का स्वरूप है वो एक फ्लो है। काला धन ऐसा नहीं है कि कहीं पे रखा रहता है और लोग काले धन में, एक बहुत बड़ा पैरेलल इकोनॉमी है और काले धन की उगाही रोज के कारोबार में होती रहती है। मेरा टैक्स पे किया हुआ पैसा अगर मैं किसी को देता हूं और वो अगर उस पे वो उसकी कमाई पे अगर वो टैक्स नहीं पे करता है तो वो काला धन हो जाता है। इसमें किस तरह का बदलाव आएगा, इसमें मुझे लगता है कि एक बड़ा बदलाव, उसमें एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है जिसमें सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो छोटे कारोबारी हैं, बहुत सारे लोग जो कि कंप्लायंट होना चाहते हैं, लेजिटिमेट तरीके से अपना सारा कुछ करते हैं,
वो सरकारी तंत्र से डरते हैं और उससे डरने की वजह से उससे बचते रहते हैं। और ये शुरुआत होती है उस बचने के प्रक्रिया से, और उसके बाद वो चूँकि सिंसियर एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो वो उनके लिए ये वे ऑफ लाइफ हो जाता है। अगर आप देखिए कि कोई कपड़े का दुकान खोलता है, कारोबार करता है, शुरू के 4-5 साल उसको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अब उसके लिए ये एक तरीका बन जाता है कि कैश में वो सामान खरीदता है, कैश में सामान बेचता है, साल में मुनाफा होता है और उतना ही प्रॉफिट या इनकम डिक्लेयर करता है जितनी उसकी इच्छा है। और उसके बाद जब आपका मुनाफा जो है उससे आप मकान खरीद पाते हैं, नया दुकान सेटअप कर पाते हैं, दूसरे लड़के को कारोबार में लगा पाते हैं, तो ये आपके लिए एक पैरेलल इकोनॉमी है और बहुत स्मूथ तरीके से पिछले 50 साल से चल रहा है। इसमें बड़े बदलाव के लिए आप इसके लिए आपको कैरेट और स्टिक दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। अभी स्टिक मिल रहा है जी, कैरेट कौन कौन से आने वाले हैं इसका हमें इंतजार रहेगा। राजस्थान से ओम प्रकाश जी हैं। नमस्कार ओम प्रकाश जी, सवाल कर सकते हैं प्लीज। ओम प्रकाश जी, क्या आप हमारे साथ हैं? मुझे लगता है कि इस चर्चा में लोग शामिल तो हो रहे हैं, लेकिन हम शायद उन तक देरी से जा पा रहे हैं। अब्दुल साहब आंध्र प्रदेश से, अब्दुल जी क्या आप या फिर ओम प्रकाश जी? चलिए फोन लाइन हमसे संपर्क जो है वो हो नहीं पा रहा है। कोशिश करेंगे कि फिर से अगर ये फ़ोन लग पाए तो हम तक पहुंच पाए। जी धीरेन्द्र जी, अब थोड़ा सा इस चीज़ पे आते हैं कि बहुत सारे लोग ये क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि आपने फिर से मौका क्यों दिया और काले धन वालों को ये मौका क्यों दिया जाना चाहिए बार बार। और आपने भी कहा कि कम्पीट करना मुश्किल होता है ईमानदार लोगों को, और आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं करते हैं, तो मौका आप जो गलत काम कर रहे हैं उनको दिए जा रहे हैं। और क्यों 50% उनको वापस किया जाए, भले 4 साल बाद हो, लेकिन 100 रुपये का 50 रुपये आप उन्हें वापस तो कर रहे हैं। नहीं, इसको दूसरे नज़रिए से देखना चाहिए। सरकार का उद्देश्य है कि लोगों को कायदे से मेन स्ट्रीम में ला पाए, और लोगों के लिए ये मैसेज जाना बहुत ही क्रिटिकल है। और कि गोपाल हैदराबाद से उनका जी फोन ले लें, क्योंकि हाँ गोपाल जी नमस्कार। गोपाल जी नमस्कार, क्या आप तक आवाज मेरी आ रही है? नमस्कार सर। सवाल कीजिए प्लीज। जी सर, अभी जो डिक्लेरेशन का बोल रहे हैं ना आप लोग, हाँ, तो ये अभी मेरी मदर के नाम पे बैंक में 16 ईयर से 5 लाख रुपए डिपॉजिट है। ठीक है, तो उसका मंथली इंटरेस्ट आता जी, तो हर महीना मैं बैंक में वो फॉर्म H कुछ रहता है, फॉर्म 15H जी, वो फॉर्म फिलअप करके देता हूँ हर महीना, तो इसके ऊपर भी टैक्स कटता क्या है? जी ये जो इसके बारे में आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आप 15HS फॉर्म देते हैं, इसके वजह से TDS नहीं कटता है। आप 15HS में ये डिक्लेयर करते हैं कि आपकी माँ की आमदनी जो है वो टैक्सेबल लिमिट से नीचे है, इस वजह से उस पर टैक्स ना काटा जाए। और इसमें किसी तरह की बदलाव नहीं हुई है, और आप निश्चिंता से अपना जो भी मंथली इनकम है या जो पीरियोडिक उससे आपको ब्याज मिलता है वो पूरी तरह से आप डिराइव कर सकते हैं। और ऐसे लोगों की स्थिति में किसी भी तरह का बदलाव नहीं आया है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सामान्य लोग और सामान्य तरह के सवाल इस कार्यक्रम में करते हैं। अक्सर वो लोग नहीं आते हैं इस कार्यक्रम में, जिनके लिए हम ये सवाल कर रहे थे कि उन्हें 50% वापस क्यों दिया जा रहा है, लॉजिक दे रहे थे आप। मैं ये बता रहा था कि ये 50% ये नहीं है, ये 65% है। पहले आपका 45% पैसा आपका जब्त किया जा रहा था अगर आप वॉलंटरीली डिक्लेयर कर रहे थे, जिसमें करीब 60 लाख करोड़ आया या 60,000 करोड़ आया, 45,000 करोड़ आया, मैं उस फिगर के बारे में श्योर नहीं हूँ। और अब जब डिमोनेटाइजेशन हो गया, लोग अपना पैसा लगा रहे हैं, अगर जमा कर रहे हैं, तो एक तरह से आपका 2/3 पैसा आपका जब्त कर लिया टैक्स के तौर पे, या इस कृषि कल्याण या ये इस स्कीम के जरिए लिया जाएगा। या उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है, आधे पैसे को 4 साल तक ब्याज के बिना देना, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करीब 65% होगा। अच्छा, मुझे लगता है इसके बाद एक दूसरी प्रक्रिया होगी कि अगर इसके बाद भी अगर आपके पास बड़ा रकम पाया जाएगा, और ये ऐसी स्थिति में भी बहुत सारा लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि इसके बावजूद ही बहुत सारे लोगों के लिए ये डिक्लेयर कर पाना बड़ा मुश्किल होगा कि ये पैसा आपके पास आया मुश्किल हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा बदलाव है। राजस्थान से मिस्टर विश्नोई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार विश्नोई जी। विश्नोई जी, क्या आप हमारे साथ हैं? सवाल कर सकते हैं प्लीज। जी सर। जी सवाल कीजिए। यस सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर।
बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरा सवाल ये है सर कि मोदी जी ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है कि उन्होंने काला धन को अवॉइड करने के लिए, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा सर इससे काला धन अवॉइड हो रहा है। हम आए दिन पकड़े जा रहे हैं, नई करेंसी पकड़ी जा रही है, रिश्वत के लिए नई करेंसी का यूज हो रहा है और हर जगह लोग उसको नई करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए जो पहले उन्होंने आईडी प्रूफ देके करेंसी को बदलाया था, उसमें मजदूर लोगों को लगा दिया था, लोगों ने मजदूर लोगों से करेंसी बदला दी थी। अभी भी हम देख रहे हैं कि इससे ऐसा कोई फायदा नहीं हो रहा है। और दूसरा, इन्होंने एक और तोहफा दे दिया इनको काले धन वालों को कि वो इजीली अपना काला धन लाए और आराम से लेके जाए। वो चोर भी जब निकलेगा तो एक साहूकार की तरह अंदर से निकलेगा, भी वो काला डिवाइस लेके निकलेगा। तो एक आम आदमी जिसने मेहनत से अपने पैसे कमाए, उसके साथ ये क्या सही हो रहा है? जी हाँ, आम आदमी के साथ ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। लेकिन सरकार का उद्देश्य ये रहा है कि जो कारोबार में है उसका कारोबार ठप ना कर दिया जाए, और अगर इस वजह से ये मौका दिया जा रहा है। और ये जो पेनल्टी है, और कारोबारियों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे छोटे कारोबारी हैं जिनके लिए टैक्स चुराना उनका उद्देश्य हमेशा नहीं था। उनकी शुरुआत हुई है सरकारी तंत्र से बचने की, उनकी शुरुआत हुई है कि वो उसके लिए तैयार नहीं थे, और हिस्टोरिकली ऐसा चलता रहा है। आपका कारोबार ऐसा रहा है जो कि आप सालों से कॉम्प्लेक्स है कि आप सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, या आप मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो बड़ा कारोबार करते हैं और सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन कराने से घबराते हैं, इनकम टैक्स के डिक्लेरेशन से घबराते हैं। अगर इनकम टैक्स का एक साधारण सी चिट्ठी आ जाए तो उन्हें चिंता होती है। तो मुझे लगता है कि ये सरकार का जो तंत्र है, जो कि बहुत ही अनवेलकमिंग है, बहुत ही हॉस्टाइल है, इस पे अगला कदम होना चाहिए कि किस तरह के लोगों को कभी सरकारी तंत्र से जूझना नहीं पड़ेगा। अगर आप एक सेल्फ डिक्लेरेशन के तरीके से आप जाते हैं, और इसमें मुझे लगता है कि अगला सरकार के लिए चैलेंज होगा। ये बिल्कुल जो आप प्रश्न कर रहे थे कि ये उन लोगों के लिए जो हिस्टोरिकली कैश में ही काम करते रहे, नगद में खरीदते हैं, नगद में बेचते हैं और उसमें ही उनका मुनाफा होता है, वो तो हर तरीका लगा, हर सोच उस पर अप्लाई होगा कि कैसे इससे बचा जाए। और ये एक बहुत बड़ा डिसरप्शन है, जो मैं शुरुआत में कह रहा था कि इससे जो हार्ट्स और माइंड्स पे जो असर होगा, लोग सोचेंगे और इसका एक नेगेटिव असर होगा कि बहुत सारे छोटे लोग जो सरकारी तंत्र से जूझ नहीं पाते हैं, उनके लिए अगर काम आसान करना नहीं किया गया, अगर ये जीएसटी का ऑनबोर्डिंग, इनकम टैक्स का ऑनबोर्डिंग, अगर वो उन लोगों की शुरुआत कैसे होगी? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि डिजिटल पेमेंट एक चीज़ है। तो आप कह रहे हैं कि ये जो रिफॉर्म है उसकी एक विंडो खोलता है बहुत सारे और रिफॉर्म करने के लिए। दिन जी माफ़ कीजिएगा, बहुत ही कम वक्त इस कार्यक्रम में हम दे पाए और सवाल जो हैं उनको भी हम काफ़ी ठीक तरीके से नहीं ले पाए क्योंकि आज बहुत सारा डिस्ट्रप्शन है। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। वक्त इतना ही है, तो फिलहाल दीजिए इजाज़त, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।